Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of complex analysis, now we are going to talk about analytic function. Analytic function, a function f of z of a complex variable z is said to be analytic at a point z naught if it is not differentiable at the point z naught but also at every point in some delta neighborhood of z naught. यानी हर वो फंक्शन किसी पॉइंट पे एनालिटिक कहलाएगा जब वो ना सिर्फ उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो बल्कि उस पॉइंट के डेल्टा नेबरहुड जो पॉइंट है उन पे भी डिफरेंशिएबल होना उसका ज़रूरी है। तो फिर हम उस फंक्शन को कहेंगे कि ये फंक्शन जो है ये इस पॉइंट पे एनालिटिक है। डेल्टा नेबरहुड मीन जिस पॉइंट पे आप एनालिटिसिटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट को आप किसी सर्कल का सेंटर मान लें और डेल्टा जो है वो आप उस सर्कल का रेडियस मान लें। तो आप एक सर्कल ड्रा करें जिसका सेंटर वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे आप किसी फंक्शन की एनालिटिसिटी चेक कर रहे हैं और डेल्टा उसका रेडियस है। तो उस सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट मौजूद हैं वो उस सेंटर z नॉट के डेल्टा नेबरहुड पॉइंट के लाएंगे। जैसे ये हमने एक डेफिनेशन लिखी है डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट z नॉट के, यानी ये हमने नेबरहुड लिखा, z नॉट जो है ये सेंटर को शो कर रहा है और डेल्टा जो है वो रेडियस को शो कर रहा है। और ऐसे तमाम पॉइंट्स का सेट जिनका डिफरेंस जो है वो डेल्टा से लेस, मसलन आप क्या करें एक सर्कल ड्रा करें जैसा कि ये जो है ये सेंटर है, इसको आप z नॉट कह लें और इसका जो रेडियस है ये इसको आप डेल्टा कह लें। तो इसके अंदर जितने भी ये सारे पॉइंट मौजूद हैं ये सारे पॉइंट जो हैं ये इस z नॉट के डेल्टा नेबरहुड के लाएंगे। ठीक है, यही हमने लिखा है कि ऐसे तमाम पॉइंट्स जिनका z नॉट के साथ जो डिफरेंस है वो लेस देन डेल्टा है। मसलन एक पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट का z नॉट के साथ जो डिफरेंस है वो इससे लेस आ रहा है तो वो इसका इंटीरियर पॉइंट है इस सर्कल का। ठीक है, तो वो इसका z नॉट का क्या कहलाएगा, डेल्टा नेबरहुड पॉइंट। ओके, तो फिर एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या हुई, ऐसा फंक्शन जो इस पॉइंट मसलन z नॉट पे हम चेक कर रहे हैं कि ये एनालिटिक है या नहीं, जो z नॉट पे भी डिफरेंशिएबल हो और इसके जितने भी डेल्टा नेबरहुड पॉइंट है उन पे भी डिफरेंशिएबल हो, तो फिर उस फंक्शन को हम कहते हैं कि ये फंक्शन z नॉट पे एनालिटिक है। ये हमने एक एग्जांपल काउंट की, ये फंक्शन है f ऑफ z इक्वल z मॉड स्क्वायर। इसका हम कहते हैं कि ये z इक्वल टू 0 पे एनालिटिक नहीं है। जब ये इस पे एनालिटिक नहीं तो इसका मतलब है कि या तो ये इस पे डिफरेंशिएबल ही नहीं इस पॉइंट पे ही, और या ये है कि इस पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल है लेकिन इसके जो करीब 3 पॉइंट हैं जो डेल्टा नेबरहुड पॉइंट है उन पे फिर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जिस वजह से ये फंक्शन जो है z इक्वल 0 पे एनालिटिक नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करते हैं कि ये इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं। अगर तो ये इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं तो फिर तो वाकई ये एनालिटिक नहीं, और अगर ये इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो फिर हम इसके डेल्टा नेबरहुड पॉइंट यानी वो पॉइंट जो कि z इक्वल 0 नहीं है, z इक्वल 0 तो ये पर्टिकुलर पॉइंट है और इसके जो डेल्टा नेबरहुड पॉइंट होंगे वो तो नॉन ज़ीरो होंगे। तो फिर नॉन ज़ीरो पॉइंट पे हम चेक करेंगे कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। अगर ये नॉन ज़ीरो पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल हुआ तो फिर हम कह सकते हैं कि f ऑफ z इक्वल z मॉड स्क्वायर जो है ये z इक्वल 0 पे एनालिटिक है, अदरवाइज़ ये नॉन एनालिटिक फंक्शन। तो पहले हम z इक्वल 0 पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन हमने लिखी, f प्राइम z इक्वल लिमिट z अप्रोच टू 0, जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव चेक किया जा रहा है। जैसे हम पहले
कर चुके हैं, हम जी नॉट पे चेक कर रहे थे तो हम जी अप्रोचेस टू जी नॉट लिखते थे। फिर हम फंक्शन लिखते हैं एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट लिखा करते थे, लेकिन वहाँ पे पॉइंट जिस पे हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करते थे वो जी नॉट हुआ करता था। अब पॉइंट है ज़ीरो, इस वजह से इसे लिखा एफ ऑफ ज़ीरो ओवर जी माइनस वो पॉइंट जिस पे आप डेरिवेटिव चेक करते हैं जी माइनस ज़ीरो। फंक्शन चूँकि आपके पास जी मॉड स्क्वायर है, जी आपको पता है कि एक्स प्लस योटा वाई होता है, इसका मॉड स्क्वायर लिया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिला। चूँकि जी आपका ज़ीरो के अप्रोच है तो इसका मतलब क्या है, जी आपका कंसिस्ट है एक्स और वाई पे, तो एक्स भी आपका अप्रोच टू ज़ीरो होगा और वाई भी आपका अप्रोच टू ज़ीरो होगा। इस वजह से मैं फिर इसे क्या करता हूँ, एफ प्राइम ज़ीरो को मैं ये फंक्शन लिखने के बाद यानी इसमें इसकी वैल्यू अप्लाई करने के बाद एफ ऑफ जी, चूँकि जी मॉड स्क्वायर था, जी मॉड स्क्वायर आपको मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से अप्लाई रिप्लेस किया माइनस, इसको जब मैं ज़ीरो पे देखूँगा तो ये ज़ीरो ही मिलेगा, ये ज़ीरो ओवर जी चूँकि एक्स प्लस योटा वाई हम लिख चुके हैं तो उससे रिप्लेस किया माइनस ज़ीरो। अब चूँकि जी अप्रोच टू ज़ीरो है तो एक्स भी अप्रोच टू ज़ीरो और वाई भी अप्रोच टू ज़ीरो होगा, तो इसको मैंने ये लिख लिया, ठीक है, ये मेरे पास रह गया। अब क्योंकि ये टू वेरिएबल फंक्शन है, इसमें एक्स भी आ रहा है और वाई भी आ रहा है, अगर तो सिंगल वेरिएबल हो तो आप तो सिर्फ उसकी जस्ट रेशियो निकालते हैं, रेशियो की लिमिट देखते हैं, लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो तो आप कहते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। लेकिन अगर ये टू वेरिएबल फंक्शन हो तो आप पूरी प्लेन पे यानी किसी भी वे से आप इसको चेक कर सकते हैं। मसलन एक्स एक्सिस के लॉन्ग देखें, वाई एक्सिस के लॉन्ग देखें, वाई इक्वल टू एम एक्स के लॉन्ग देखें, वाई इक्वल टू एक्स के किसी के लॉन्ग भी देखें, अगर सब के लॉन्ग इसके डेरिवेटिव की वैल्यू सेम आ रही है तो फिर आप कहते हैं कि ये टू वेरिएबल फंक्शन जो है इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिर इस टू वेरिएबल फंक्शन को चेक करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के लॉन्ग जब हम चेक करेंगे तो हमें पता है एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, और चूँकि एक्स एक्सिस पे वाई ज़ीरो होता है इसलिए हम इसे वाई अप्रोच टू ज़ीरो नहीं, इसे हम वाई इक्वल टू ज़ीरो लिख लेंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। तो जब वाई को ज़ीरो लिखा तो इसी फंक्शन को दोबारा देखें, एफ प्राइम ज़ीरो इक्वल टू लिमिट सिर्फ आपके पास रहेगी एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, और वाई चूँकि ज़ीरो कर चुके हैं आप तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स रह जाएगा, तो ये आपके पास सिर्फ एक्स रह गया। जब इस पर लिमिट अप्लाई की तो आपको लिमिट मिली ज़ीरो। फिर आप इसको सेकेंडली चेक करें अलोंग वाई एक्सिस में आपका वाई अप्रोच टू ज़ीरो होगा जबकि एक्स आपका ज़ीरो, एफ प्राइम ज़ीरो। अब एक्स को आपने ज़ीरो कर लेना है तो लिमिट वाई अप्रोच टू ज़ीरो वाई स्क्वायर बाई अयोटा वाई, कैंसिल किया तो वाई बाई अयोटा। जब y को ज़ीरो लिखा, ये x है, ये गलती से लिखा गया, ये आपने इसको y लिखना। y अप्रोच टू ज़ीरो जब किया तो आपको इसकी लिमिट क्या मिल गई, ज़ीरो। अब हम एक और पाथ लेते हैं y इक्वल टू एम एक्स। m जो है ये स्लोप है, तो जैसे ही आप m को चेंज करते जाएंगे तो अब चेंज करते जाएं तो एक वक्त आएगा आपकी सारी प्लेन जो है वो बन जाएगी। मसलन y इक्वल टू m को आप 1 लेते हैं तो y इक्वल टू एक्स बनना। y इक्वल टू एक्स के लिए आपको पता है ग्राफ ऐसे आता है, या इसका ग्राफ ड्रा करके देख लेते हैं। जब y इक्वल टू एक्स होगा तो ग्राफ ये होगा ऐसे, y इक्वल टू माइनस एक्स है यानी m माइनस वन है तो फिर ये होगा। इसी तरह से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो तो ग्राफ आपका ऐसे होगा। ऐसे जैसे जैसे आप m को चेंज करते जाएंगे तो आपको ग्राफ मिलता जाएगा। तो m जब आप डिफरेंट नंबर लेंगे तो एक वक्त आएगा ये सारी जो प्लेन है, ये सारी प्लेन आपकी कवर हो जाएगी। तो z इक्वल ज़ीरो आपका ये पॉइंट है, ये जिसको हमने रेड से शो किया, तो इसके अराउंड ये सारे पॉइंट आपके कंसिडर हो जाएंगे। अभी आप सिर्फ z इक्वल टू ज़ीरो को देख रहे हैं अलोंग डिफरेंट पाथ। पहले हमने अलोंग एक्स एक्सिस देखा, फिर हम अलोंग वाई एक्सिस देख चुके हैं, अब अलोंग y इक्वल टू एम एक्स। तो इसमें देखें जब y को आप एम एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो आपका ये टू वेरिएबल फंक्शन अगेन सिंगल वेरिएबल में जो है वो रिड्यूस होकर रह जाएगा। क्योंकि y को आपने एम एक्स लिखना है तो ये सारा फंक्शन दोबारा से x में आ जाएगा। इस वजह से आपकी जो लिमिट है वो भी आप x अप्रोचेस टू ज़ीरो ही लिखेंगे। ये आपने वो फंक्शन लिखा, इसमें x अप्रोच टू ज़ीरो एक्स स्क्वायर प्लस y को आपने क्या लिखना है
एम एक्स, तो ये एम स्केयर एक्स स्केयर ओवर एक्स प्लस आयोटा वाई एम एक्स। इसमें से नामिनेटर से आप एक्स स्केयर को कॉमन करें, डिनोमिनेटर से आप x को करें, तो वो x और x स्केयर कैंसिल होकर ऊपर आपके पास x रह जाएगा इंटू 1 प्लस एम स्केयर बाई 1 प्लस आयोटा एम। जब इस पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे x अप्रोच टू 0, तो इस x की मौजूदगी जो नामिनेटर में है उसकी वजह से आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो 0 मिलेगा, यानी ये इंडिपेंडेंट ऑफ m होगा। अगर ये डिपेंड कर रहा हो m पे कि m को आप चेंज करते जाएँ तो आपको इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती जाएँ, तो फिर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि आपको पता है लिमिट अगर एग्जिस्ट करे तो वो सेम आती है। अब यहाँ देखें, इसमें लिमिट आपकी x अप्रोच टू 0 थी, अब जब x को 0 से रिप्लेस करते हैं तो ये आपको 0 मिलता है। m आप जो मर्ज़ी रखते जाएं, चेंज करते भी जाएं, आपको 0 ही मिलना है। लेकिन अगर आपको m चेंज करने से ये डिफरेंट नंबर मिल रहे हैं तो फिर आप कहेंगे कि y इक्वल टू एम एक्स पे जो फंक्शन की लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है, फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब चूँकि इस पे भी इसका डेरिवेटिव आपको 0 मिल गया, ये भी 0 मिल गया, y एक्सिस के अलांग x एक्सिस के अलांग भी 0 मिला, तो तमाम पाथ के अलांग आपको इसका डेरिवेटिव सेम मिल रहा है, लिमिट सेम मिल रही है, तो आप फिर कह सकते हैं कि फंक्शन इस पॉइंट पे जो है ये डिफरेंशिएबल है। अब चूँकि हमने ये चेक करना है कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं, तो एनालिटिक के लिए इस पॉइंट पे भी डेरिवेटिव चेक करना है और इसके नेबरहुड पॉइंट पे भी चेक करना है। तो अब हम इसके नेबरहुड पॉइंट जो है वो काउंट करता है, तो इसके नेबरहुड पॉइंट वो तमाम पॉइंट होंगे जो कि नॉन ज़ीरो पॉइंट है, क्योंकि जी खुद जो है वो ज़ीरो है जिस पे आप चेक कर रहे हैं। इसके नेबरहुड पॉइंट जो है वो तमाम नॉन ज़ीरो पॉइंट होंगे, इस वजह से हमने लिखा जी नॉट इक्वल टू 0, वो इसके क्या है, डेल्टा नेबरहुड पॉइंट है ऑफ जी इक्वल टू 0 के। तो अगर आपका जी नॉन ज़ीरो हो तो आप क्या करते हैं, उन नॉन ज़ीरो पॉइंट में से एक स्पेसिफिक पॉइंट ले लेते हैं, पार्टिकुलर जी नॉट। क्योंकि सबको तो हम बारी बारी करेंगे तो ये तो बहुत लेंथी काम हो जाएगा, हम उन तमाम में से एक ही मखसूस पॉइंट ले लेते हैं जी नॉट जो कि नॉन ज़ीरो पॉइंट है। अब इस नॉन ज़ीरो पॉइंट पे हम इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। अगर इस नॉन ज़ीरो पॉइंट पे भी ये डिफरेंशिएबल है तो फिर इसका मतलब तमाम नेबरहुड पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल होगा, और फिर हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन z इक्वल टू 0 पे एनालिटिक है। लेकिन अगर इस नॉन ज़ीरो पॉइंट जो कि हमने जी नॉट लिया इस पे ये डिफरेंशिएबल ना हुआ तो फिर हम कहेंगे कि ये सिर्फ इस पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल है 0 पे, लेकिन इसके नेबरहुड पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं, इस वजह से ये नॉन एनालिटिक फंक्शन है। तो ये हमने इसका नॉन ज़ीरो पॉइंट ले लिया जी नॉट। तो ये हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिखी, लिमिट जी अप्रोच टू जी नॉट एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट बाई जी माइनस जी नॉट। ये तो पहले हम 2-3 एग्जाम्पल में कर चुके हैं। अब अपना फंक्शन रिप्लेस किया, जी मॉड स्क्वायर माइनस एफ ऑफ जी नॉट यानी जी नॉट मॉड स्क्वायर बाई जी माइनस जी नॉट। तो जी माइनस जी नॉट जो है इन दोनों का डिफरेंस, जैसे हम पहले एच लिखते रहे हैं, यहाँ हमने लिख लिया डेल्टा जी, यानी कोई इंक्रीमेंट है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अप्रोच हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको कुछ ना कुछ मिलना है, लेकिन होगा वो अप्रोच टू 0। ठीक है, तो यहाँ हम जी को लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ डेल्टा जी, जी नॉट प्लस डेल्टा जी। जी नॉट को आप इस साइड पे शिफ्ट करें तो चूँकि जी अप्रोच टू जी नॉट है तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो अप्रोच टू 0 होगा, और इन दोनों का डिफरेंस हम डेल्टा जी लिख चुके हैं, तो फिर डेल्टा जी जो है वो अप्रोच टू 0 है। अब यही लिखी दोबारा डेफिनेशन, ये इक्वल टू लिमिट जी अप्रोच टू जी नॉट। जी को आपने क्या किया, ये जो आपने सब्स्टिट्यूशन किया, जी को आपने डेल्टा जी प्लस जी नॉट से रिप्लेस कर दी। तो चूँकि यहाँ पे जी का माड था तो ये डेल्टा जी प्लस जी नॉट का माड बन गया माइनस जी नॉट माड बाई डेल्टा जी। उसी तरह से मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज़ की कि अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर के माड का स्क्वायर हो तो उससे हम वो कम्प्लेक्स नंबर और उस कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो फिर इसे भी हम उसी तरह से लिखेंगे, डेल्टा जी प्लस जी नॉट टाइम डेल्टा जी प्लस जी नॉट बार माइनस, ये दोबारा देखें मॉड स्क्वायर है तो इसको भी जी नॉट और जी नॉट बार लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का बार अलग अलग कर लेंगे, बार अलग अलग कर लिया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 4 टर्म मिलेंगी ये। ठीक है, इनमें से ये जी नॉट बार और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों को कैंसिल किया तो आपके पास 3 टर्म रह गई। ये इन 3 टर्म में से ये जो लास्ट टर्म है इसको अलग कर लिया, बाकी ये 2 जो है इनको अलग कर लिया, ये 2 अलग कर लिए, इन दोनों को अलग इस पर डिवाइड कर लिया, इसको अलग डिवाइड कर लिया। अब जब इनको अलग डिवाइड करेंगे तो ये डेल्टा जी सेम फैक्टर है, ये कैंसिल हो जाएंगे।
आपके पास इसकी लिमिट रह जाएगी प्लस डेल्टा जी बार की लिमिट रह जाएगी। अब क्योंकि डेल्टा जी जो है इसको भी हम डेल्टा एक्स प्लस योटा डेल्टा वाई लिख सकते हैं, क्योंकि जी जो है वो एक्स प्लस योटा वाई है। तो डेल्टा जी मीन जी में इंक्रीमेंट है, जी में चेंज है थोड़ी सी। तो जब जी में थोड़ी सी चेंज करेंगे तो जी एक्स प्लस योटा वाई है, उसका मतलब है एक्स में भी चेंज आएगी और वाई में भी चेंज आएगी। एक्स में जो चेंज है उसको डेल्टा एक्स और वाई में जो है उसको डेल्टा वाई। इसी तरह से इसका बार जो है उसको हम डेल्टा एक्स माइनस योटा डेल्टा वाई लिख लेंगे। अगर डेल्टा जी जो है ये अप्रोच टू जीरो है तो इसका मतलब है डेल्टा एक्स भी और डेल्टा वाई भी अप्रोच टू जीरो होगा। तो फिर हम इसी को दोबारा, ये जो आपके पास स्टेप है इसको ये लिखा इक्वल टू, ये इसके इक्वल था, इसमें डेल्टा जी क्योंकि हम यहाँ लिख चुके हैं डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो डेल्टा वाई अप्रोच टू जीरो, इसकी फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब ये जी नॉट और डेल्टा जी बार ये हमने लिखा है कि डेल्टा एक्स माइनस योटा डेल्टा वाई के इक्वल है ये, प्लस जी नॉट बार लिखा और डेल्टा जी को ये लिख लिया डेल्टा एक्स प्लस योटा डेल्टा वाई बाई डेल्टा जी है तो उसको उसी तरह से, और इसको भी ये चूँकि डेल्टा जी बार था जिसको डेल्टा एक्स माइनस योटा डेल्टा वाई लिख लिया। अब यहाँ देखें, ये वही स्टेप है आपके पास, इसको भी आपने क्या करना है अलांग, क्योंकि ये टू वेरिएबल एक्स और वाई, इसको भी अलांग डिफरेंट पाथ आपने देखना है एक्स वाई और वाई इक्वल टू एम एक्स या किसी और पाथ के अलांग। तो पहले हम इसे अलांग एक्स एक्सिस देखते हैं। अलांग एक्स एक्सिस जब देखेंगे तो डेल्टा एक्स आपका अप्रोच टू जीरो होगा, डेल्टा वाई ज़ीरो होगा। डेल्टा वाई जो है ज़ीरो पुट किया इसके अंदर और डेल्टा एक्स को अप्रोच टू ज़ीरो रखा, तो ये डेफिनेशन आपको मिलेगी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो जी नॉट, ये चूँकि ज़ीरो हो चुका है डेल्टा एक्स प्लस जी नॉट बार डेल्टा एक्स पे डेल्टा एक्स। अब ऊपर देखें दोनों टर्म में डेल्टा एक्स है तो इसे कॉमन करके इससे हम कैंसिल कर देंगे, आपके पास रह जाएगा जी नॉट प्लस जी नॉट बार। तो इसमें चूँकि ये एक पर्टिकुलर वैल्यू है, इसमें डेल्टा एक्स का कोई रोल नहीं है तो लिमिट का इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, ये आपको जी नॉट प्लस जी नॉट बार मिल जाएगा। फिर इसको आपने अलांग वाई एक्सिस देखा, वाई एक्सिस के अलांग जब देखेंगे तो डेल्टा वाई आपका अप्रोच टू ज़ीरो होगा जबकि डेल्टा एक्स आपका ज़ीरो होगा। तो इसके अंदर जब हमने अप्लाई किया जहाँ जहाँ पे डेल्टा एक्स आ रहा है उसको ज़ीरो से रिप्लेस कर दें तो ये क्या मिला फिर आपको जी नॉट माइनस अयोटा डेल्टा वाई प्लस जी नॉट बार अयोटा डेल्टा वाई बाय अयोटा डेल्टा वाई। ऊपर देखें अयोटा डेल्टा वाई कॉमन आ रहा है दोनों से, उसे नीचे वाले अयोटा डेल्टा वाई से कैंसिल कर देंगे, आपके पास नामिनेटर में सिर्फ दो टर्म रह जाएंगे माइनस जी नॉट प्लस जी नॉट बार। इस पे लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होगा तो आपको इस रेशियो की जो लिमिट है वो मिल जाएगी माइनस जी नॉट प्लस जी नॉट बार। अब देखें एक्स एक्सिस के लॉन्ग जब आपने फाइंड की तो वो जी नॉट प्लस जी नॉट बार मिल रही है, वाई एक्सिस के लॉन्ग माइनस जी नॉट प्लस जी नॉट बार मिल रहा है, तो ये तो दोनों डिफरेंट है। अब ये आपने सिर्फ दो जो है वो पाथ देखे हैं, इसका मतलब क्या है कि जब जी आपका नॉन ज़ीरो होगा तो जो आप डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं उसकी लिमिट वो ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट डिफरेंट आ रही है। तो फिर लिमिट क्योंकि डज नॉट एग्जिस्ट, सो जब आपका जी नॉन ज़ीरो होगा तो फंक्शन जो है आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जबकि जी इक्वल ज़ीरो पे फंक्शन डिफरेंशिएबल था। तो फिर हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है ये इस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं, ये सिर्फ डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पे, इसके अलावा जितने भी पॉइंट हैं उन पे ये डिफरेंशिएबल नहीं, जिस वजह से हम कहेंगे कि गिवन फंक्शन इज़ नॉन एनालिटिक फंक्शन। रिमार्क है द फंक्शन विच आर एनालिटिक एवरीवेयर इन द कम्प्लेक्स प्लेन सी इज़ नाउन एज इंटायर फंक्शन। हर वो फंक्शन जो पूरी कम्प्लेक्स प्लेन पे हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो उसे इंटायर फंक्शन कहेंगे। जैसे अभी आपने लास्ट एग्जांपल देखी है उसमें आपने फंक्शन लिया था जी मॉड स्क्वायर, वो जी इक्वल ज़ीरो एक पॉइंट पे ही एनालिटिक नहीं, लेकिन ऐसे फंक्शन जो पूरी प्लेन पे एनालिटिक होंगे उन्हें आप इंटायर फंक्शन कहेंगे, जिनमें एक्सपोनेंशियल ऑफ जी, साइन ऑफ जी, ये एग्जांपल्स हैं जो कि इंटायर फंक्शन की हैं। तो एनालिटिक फंक्शन को आप होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कह सकते हैं। अब एक थ्योरम है
जिससे हम किसी भी फंक्शन की एनालिटिसिटी के बारे में पता कर सकते हैं। ये नेसेसरी और सफिशेंट कंडीशंस हैं किसी फंक्शन के एनालिटिक होने के बारे के। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो फिर कौन सी कंडीशंस होंगी और कौन सी कंडीशन पूरी हो रही हूँ तो हम किसी फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन कह सकते हैं। तो पहले हम नेसेसरी पार्ट जो है वो करते हैं। नेसेसरी कंडीशन ये है कि अगर आपका फंक्शन पूरी डोमेन पे एनालिटिक हो तो फिर उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव है, आपको पता है ना एफ ऑफ जी के दो पार्ट होते हैं। जैसे आपका कम्प्लेक्स नंबर है उसके दो पार्ट होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। उसी तरह से जो आपका कम्प्लेक्स फंक्शन होता है उसके भी दो पार्ट होते हैं, एक यू और एक वी। और यू और वी दोनों खुद रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं टू वेरिएबल एक्स और वाई में। तो फिर जब ये एनालिटिक है तो इसके जो दोनों पार्ट हैं यू और वी, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, उन दोनों के, क्योंकि वो दोनों टू वेरिएबल फंक्शन होंगे एक्स और वाई, तो उन दोनों के जो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई वो एग्जिस्ट करेंगे। कब? जब फंक्शन आपका एनालिटिक होगा। ये लिखा हुआ है देन पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स, पार्शियल वी बाई पार्शियल एक्स, पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई और पार्शियल वी बाई पार्शियल वाई जो है ये एग्जिस्ट होंगे और फिर उनसे ये इक्वेशंस जो हैं ये भी सेटिस्फाई होंगे। और इन इक्वेशंस को कहते हैं हम काशी रीमान इक्वेशन। इन शॉर्ट हम इनको सी आर इक्वेशन बोलते हैं। और सी आर इक्वेशन फर्स्ट है तो पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स जो है ये पार्शियल वी बाई पार्शियल वाई के इक्वल होगा और पार्शियल वी बाई पार्शियल एक्स जो है ये माइनस पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई के इक्वल होगा। ये हम पहले प्रूव करते हैं कि अगर फंक्शन एनालिटिक हो तो ये चारों डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं और सी आर इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होती है। ठीक है, तो प्रूफ इसका, क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है तो अभी हमने एनालिटिक की डेफिनेशन में देखा कि एनालिटिक फंक्शन वो होता है जो उस पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल हो और उसके नेबरहुड पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल हो। इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि एनालिटिक फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। अब चूंकि ये एनालिटिक है तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल भी है। जब ये डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन जो है फुलफिल हो रही है। ये डेरिवेटिव की हमने डेफिनेशन लिख ली, एफ प्राइम जी इक्वल लिमिट डेल्टा जी अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा जी माइनस एफ ऑफ जी बाई डेल्टा जी एग्जिस्ट कर है। ये इन जनरल डेफिनेशन होती है। जो पहले हम लिखते रहे हैं वो किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव चेक कर रहे होते हैं, ये वैसे डेरिवेटिव की डेफिनेशन। अब चूँकि जी आपका एक्स प्लस योटा वाई है, डेल्टा जी आपका डेल्टा एक्स प्लस योटा डेल्टा वाई होता है, एफ ऑफ जी आपका यू प्लस योटा वी है। तो इसी तरह से जब आप जी में इंक्रीमेंट करेंगे डेल्टा जी तो यू में भी और वी में भी इंक्रीमेंट होगी। यू भी देख लें, पहले एक्स और वाई पे कंसिस्ट कर रहा है सिर्फ, अब एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई, यानी एक्स में भी चेंज आएगी वाई में भी आएगी। इसी तरह से वी के यानी इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसके जो वेरिएबल है उनमें भी चेंज आएगी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई। अब डेफिनेशन तो हमने ये ली ना डेरिवेटिव, इसको लिखा दोबारा से, डेल्टा जी अप्रोच टू जीरो है तो डेल्टा एक्स भी अप्रोच टू जीरो होगा, डेल्टा वाई भी अप्रोच टू जीरो होगा, ये दोनों लिख लीजिए। एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा जी माइनस एफ ऑफ जी बाई डेल्टा जी वही। अब इनमें हमने एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा जी ये जो है ये यहाँ पर रिप्लेस किया माइनस एफ ऑफ जी ये है, ये रिप्लेस कर लिया ओवर डेल्टा जी को हमने लिख दिया डेल्टा एक्स प्लस योटा डेल्टा वाई। तो ये हमने वही लिखा है कि ये एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये डेरिवेटिव ही है ना। तो जब फंक्शन है ही एनालिटिक तो डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करेगा। ये डेरिवेटिव हमने लिखा हुआ है। इसको हम अलांग एक्स एक्सिस और अलांग वाई एक्सिस देखते हैं। है वैसे ये डिफरेंशिएबल, लेकिन हम ये इक्वेशन जो है ये देखना चाह रहे हैं तो हम इसको अलांग एक्स एक्सिस और अलांग वाई एक्सिस देख लेते हैं, क्योंकि उन डायरेक्शन के अलांग ये जो है ये डिफरेंशिएबल है इस वजह से, क्योंकि ये एनालिटिक है। जब एनालिटिक है तो किसी भी डायरेक्शन के अलांग आप देखेंगे तो ये डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, आप वैसे देखें ना, जब आपने चेक किया कि ये एनालिटिक है या नहीं तो आपने डिफरेंट डायरेक्शन के अलांग देखा। जब डिफरेंट डायरेक्शन के अलांग ये डिफरेंशिएबल होगा तो आप कहेंगे कि ये एनालिटिक है। तो जब आप एनालिटिक कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये एनालिटिक तब है जब ये तमाम डायरेक्शन के अलांग, तमाम पाथ के अलांग ये डिफरेंशिएबल है। तो अब क्योंकि ये एनालिटिक है तो इसका मतलब क्या है कि ये अलांग एनी पाथ जो है ये डिफरेंशिएबल भी है। हम इसे पहले अलांग एक्स एक्सिस देखते हैं।
एक्स एक्स के लॉन्ग आपको पता है कि डेल्टा एक्स आपका अप्रोच टू ज़ीरो होगा जबकि डेल्टा वाई इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो यही जो है ये स्टेप आपने लिखना है, इसमें जहाँ जहाँ डेल्टा वाई है उसको ज़ीरो लिख देना है और ये जो डेल्टा वाई अप्रोच टू ज़ीरो इसको ख़त्म कर देना। लिमिट आपकी रह जाएगी सिर्फ डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो और ये बन जाएगा यू इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कामा वाई प्लस योटा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कामा वाई माइनस यू एक्स वाई प्लस योटा वी एक्स वाई बाई डेल्टा एक्स। ये रह गया। इसमें ये u जो है इसको और इस u को इकट्ठा किया, इस v को और इस v को इकट्ठा किया और इन दोनों की लिमिट हमने अलग अलग कर दी। अब देखें ये आपके पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन फुलफिल हो रही है, लेकिन किस डेरिवेटिव की? पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव आप किसी फंक्शन का तब लेते हैं जब फंक्शन जो है वो मल्टी वेरिएबल हो। तो जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं सिर्फ उस वेरिएबल में चेंज आ रही होती है, बाकी वेरिएबल जो है वो एज अ कांस्टेंट जो है वो ट्रीट होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी देख लें ये टू वेरिएबल फंक्शन था u जो है एक्स और वाई। इसमें देखें x में सिर्फ इंक्रीमेंट आ रही है x प्लस डेल्टा एक्स, y आपका उसी तरह से है। इसका मतलब क्या है कि ये पार्शियल डेरिवेटिव है u का विद रिस्पेक्ट टू x। इसे हम लिख लेंगे पार्शियल u बाई पार्शियल x प्लस अयोटा। और ये देख लें इसमें भी v को डिफरेंशिएट किया जा रहा है पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x क्योंकि सिर्फ चेंज आ रही है x में। इसे फिर हम लिख लेंगे अयोटा पार्शियल v बाई पार्शियल x। फिर हम इसी को हम देखते हैं अलॉन्ग y एक्स के अलॉन्ग जब देखेंगे तो आपको डेल्टा y अप्रोच टू ज़ीरो जबकि डेल्टा x इक्वल टू ज़ीरो लेना पड़ेगा। जहाँ जहाँ डेल्टा x आएगा उसको ज़ीरो से रिप्लेस कर देंगे तो ये आपको मिलेगा। इसमें u और v को अलग अलग किया, दोनों की लिमिट अलग अलग की। तो अब देखें इसमें अब चेंज किस में आ रही है? y में। डेल्टा y आपका यहाँ पे लिखा गया है, y में चेंज आ रही है, x आपका कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये पार्शियल डेरिवेटिव है u का विद रिस्पेक्ट टू y। इसे आप लिख लेंगे पार्शियल u बाई पार्शियल y और साथ माइनस योटा क्यों लिखा? क्योंकि ये अयोटा डिनोमिनेटर में आ रहा था। तो इसको डिनोमिनेटर से कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ना है? माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। जब माइनस अयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो नीचे प्लस वन आ जाएगा और जो ऊपर आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है माइनस अयोटा वो यहाँ आ जाएगा। माइनस अयोटा पार्शियल u बाई पार्शियल y और इधर ये जो अयोटा और ये अयोटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और v में देखें दो वेरिएबल थे x और y और चेंज किस में आ रही है? y में। तो इसको इसका मतलब है कि इसको हम लिख सकते हैं पार्शियल v बाई पार्शियल y। ये आपको दूसरी इक्वेशन मिल गई। इन दोनों इक्वेशन को इसको और इसको इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। ये हमने वो दोनों लिख ली पार्शियल u बाई पार्शियल x प्लस योटा पार्शियल v बाई पार्शियल x इक्वल टू माइनस योटा पार्शियल u बाई पार्शियल y प्लस पार्शियल v बाई पार्शियल y। तो इसका कंपैरिजन करें तो ये रियल है, ये रियल इस रियल के इक्वल आएगा। पार्शियल u बाई पार्शियल x इक्वल टू पार्शियल v बाई पार्शियल y और ये इमेजिनरी इस इमेजिनरी के इक्वल आएगा। अयोटा से कैंसिल हो जाएगा, पार्शियल v बाई पार्शियल x इक्वल टू माइनस पार्शियल u बाई पार्शियल y। तो ये आपकी CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और नीचे नोट है कि CR इक्वेशन आर नॉट सफिशिएंट टू शो दैट फंक्शन इज एनालिटिक। जैसे हमने देखा कि अगर फंक्शन एनालिटिक हो तो CR इक्वेशन लाजमी तौर पे जो है वो सेटिस्फाई हो रही होती हैं। जो कहता है ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी फंक्शन पे देख लें कि इसमें CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप कह दें कि ये फंक्शन जो है ये एनालिटिक है। ऐसे नहीं कि सिर्फ CR इक्वेशन के सेटिस्फाई होने से आप किसी फंक्शन को ये ज़मानत नहीं दे सकते कि वो फंक्शन जो है वो एनालिटिक भी हो। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस होती हैं, वो हम सफिशेंट कंडीशन वाला जो प्रूफ है उसमें देखेंगे, लेकिन अगले लेक्चर में। अब एक एग्जांपल हमने काउंट की है। ये हमने फंक्शन लिया एफ ऑफ जी इक्वल टू जी क्यू प्लस 3z प्लस सी। ये फंक्शन जो है ये एनालिटिक है। आप इसको जिस मर्जी पॉइंट पे, जिस मर्जी पॉइंट के नेबरहुड पे आप डिफरेंशिएट इसका डेरिवेटिव चेक करें तो ये इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये पूरी प्लेन पे हर जगह एनालिटिक फंक्शन है। तो चूंकि ये एनालिटिक है तो फिर इस पे लाजमी तौर पर CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होंगी। और यही हम देखना चाह रहे हैं इस एग्जांपल में कि ये फंक्शन एनालिटिक था तो क्या इसमें वाकई CR इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं या नहीं। तो ये देखें, ये हमने एफ ऑफ जी लिखा, जी को हमने क्या किया x प्लस योटा वाई से रिप्लेस किया
जी क्यूब, इसको हम एक्स प्लस योटा वाई क्यूब लिख लेंगे, 3z 3x प्लस योटा वाई, और c को हमने c1 कह लिया, यानी इसको भी हम कम्प्लेक्स नंबर के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। और उस कम्प्लेक्स नंबर को, इसका मसला हमने क्यूब एक्सपेंड किया तो आपको ये मिलेगा, ये ऐसी, और इस कम्प्लेक्स नंबर को हमने इस तरह से ट्रीट किया हुआ है 1 प्लस अयोटा c, ये भी आप c1 लिख लें, ये वाला भी है, ये c1 है, ये भी c1 और ये 1 प्लस अयोटा c। अब इसमें जो टर्म रियल है उनको अलग कर लिया, जो इमेजिनरी है उनको अलग कर लिया, वो ये बन गया आपके पास दो फंक्शन। इसको आप, ये चूँकि सारा रियल है, इसको आप u कह लेंगे, ये इसके साथ अयोटा आ रहा है, इसको आप v कह लेंगे। तो जैसे आप पहले कह चुके हैं कि कोई भी जो आपके पास कम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी, वो उस तरह से हमने लिख लिया। अब ये u है, इसको भी आप विद रिस्पेक्ट टू x और y पार्शली डिफरेंशिएट करें, v को भी विद रिस्पेक्ट टू पार्शली डिफरेंशिएट जो है x और y के रिस्पेक्ट में करें। तो ये u को हमने किया, ये विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y, इसी तरह से v को विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y। अब देखिए ये और ये डेरिवेटिव दोनों सेम आ रहे हैं, तो एक CR इक्वेशन तो आपकी सेटिस्फाई होगी, पार्शियल u बाई पार्शियल x इक्वल टू पार्शियल v बाई पार्शियल y, ये जो है। अब दूसरी, इसमें देखें इन दोनों में पार्शियल v बाई पार्शियल x किसके इक्वल है, जो इसका रिजल्ट है वो इसका रिजल्ट है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, पार्शियल v बाई पार्शियल x इक्वल टू माइनस पार्शियल u बाई पार्शियल y, ये आपके पास सेकंड थी। तो CR इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई होगी। मतलब क्या है कि अगर कोई फंक्शन आपका एनालिटिक हो तो उस पर लाजमी तौर पे CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होती है। अल्लाह।